नमस्कार साथियों, DSSB TGT कोर्स स्टडी मोबाइल द्वारा आयोजित किया जा रहा है और उसी में मध्यकालीन भारत की 5वीं क्लास हम लेके आ चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक हम कर रहे थे, पहला भाग लगभग कंप्लीट कर दिया था। आज उसी को अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक पूरा खत्म करेंगे और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले वही हमारा रोज का शेड्यूल 5 मिनट में रिकैप करेंगे हम कि अभी तक हमने किया क्या। 610 ईस्वी इस्लाम सऊदी अरब में, उसके बाद भारत की तरफ सबसे पहले आए अरबी, अरबियों की तरफ से पहले आया मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी। अगला तुर्की आए, तुर्कियों की तरफ से भारत में सबसे पहले आया महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी का सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस या सबसे इनफेमस कहा जाना चाहिए, सबसे इनफेमस अटैक भारत में जो था वो था सोमनाथ के मंदिर। उसके बाद अगला तुर्की शासक जो भारत में अटैक के लिए आया वो था मोहम्मद गोरी, जिसने परमानेंटली भारत के अंदर इस्लामी शासन के लिए नींव तैयार कर दी थी। नींव तैयार कर दी थी कहने से मेरा मतलब है अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को बनी बनाई एक सल्तनत दे दी थी उन्होंने। और इससे पहले तराइन के 2 युद्ध भारत में लड़े थे, जिसमें तराइन के पहले युद्ध में इनकी हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। तराइन के दूसरे युद्ध में 1 साल बाद 1192 में आए और पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने हराया। मोहम्मद गोरी यहाँ जीते और भारत में इस्लामिक सत्ता लेकर आए। और इस बार महमूद गजनवी या कासिम से डिफरेंस ये था कि अब इस्लाम परमानेंटली भारत के लिए आ गया था। परमानेंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि भारत अब जो गुलाम हुआ 1947 में जाके आजाद हुआ, ये पावर बस ट्रांसफर होती रही एक से दूसरे हाथों में। ऐबक आए, कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नाम था इनका। दास था एक, मामलुक ट्राइब थी इनकी, मामलुक जाति का बोलते हैं हम इन्हें। 1206 में ये दिल्ली सल्तनत के सिपह सालार बने थे। ना सुल्तान का पद लिया, ना खुतबा पढ़वाया, ना सिक्के निकलवाए अपने नाम के। लो लाइफ रहना चाहते थे क्योंकि आमिरों से ज्यादा दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुछ विजयी अभियान चलाए गए, जिसमें बंगाल और बिहार तक भी गए। और इनका एक बख्तियार खिलजी नाम का एक हमने पढ़ा था, एक इनका सेनापति था जिसने बिहार और बंगाल में खूब कहर ढाया। नालंदा के विश्वविद्यालय आज तक वहां जो तहस नहस मचाई गई उसके बारे में किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है। नालंदा जो कि प्राचीन भारत के अंदर विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था नालंदा। और इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय वहां पे थे, विक्रमशिला जैसे, जो बख्तियार खिलजी की आतंक के शिकार हुए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुछ निर्माण कार्य भी करवाए गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कुतुब मीनार। इसकी याद में बनाया था, आपको याद आ गया होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी धर्मगुरु थे इनके, सूफी धर्मगुरु थे, उनकी याद में कुतुब मीनार बनाया गया। इसके बाद एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद बनाई गई थी अजमेर में, उसका भी नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आता है। और एक और इंपॉर्टेंट जो मस्जिद इनके द्वारा बनाई गई थी वो थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में स्थित। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनका एक दास जिसका नाम था इल्तुतमिश, अगला मेजर राजा बना। इल्तुतमिश के समय जो कुछ पुरानी कमियां थी उनके ऊपर काम किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो डर था, गुलाम एक टैग लेके घूम रहे थे और चालीसा एक निर्माण किया गया एक ग्रुप का इनके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, ताकि अपने भरोसे के व्यक्तियों को आमिर बनाया जाए। और आमिरों के अंदर अपना भरोसा इन्होंने इस चालीसा के ग्रुप के माध्यम से कायम रखा। ये 40 लोग सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण 40 लोग बन चुके थे। इसके अलावा जो गुलाम टैग था उससे पीछा छुड़ाने के लिए बगदाद में बैठे खलीफा से इन्होंने खिल्लत हासिल की थी। और खिल्लत क्या थी आपको याद आ गया होगा, एक पोशाक थी राजा के लिए, एक शाही पोशाक जो बगदाद के खलीफा जो थे, इस्लाम के खलीफा, इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु, धर्म और राजनीतिक गुरु दोनों माना जाए, तो उसके द्वारा एक तरह का एक प्रमाणिकता भेजी जाती थी। और वो प्रमाणिकता मिलने के बाद इल्तुतमिश ने अपने दुश्मनों का मुंह बंद कर दिया थोड़े समय के लिए। इसके अलावा इनके द्वारा एक इक्ता सिस्टम चलाया गया था, आपको याद होगा, जो बड़े अधिकारी सेना के और दरबार के थे, जैसे कोई बड़े प्रमुख आमिर थे, उनको इक्ता के रूप में जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, जो एक तरह की सैलरी के एवज में इनको इक्ता दिया जाता था। और उसी इक्ता के बेसिस पे उनको वहां पे एक सेना की टुकड़ी भी मेंटेन करते थे, यही हमारे आमिर।
और उस हिसाब से ये सल्तनत की पेमेंट इन अधिकारियों को इस रूप में चलती थी। इल्तुतमिश के बाद में इल्बरी टाइप से और थे इल्तुतमिश, ये भी एक खास बात थी। और इनके बाद आई रजिया सुल्ताना, इनकी बेटी, अगली दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान के रूप में। क्योंकि इल्तुतमिश के बड़े बेटे की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, रजिया सुल्ताना को, जो कि इनकी बेटी थी, इनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। रजिया सुल्ताना के टाइम पे कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो नहीं पाई। 1236 में ये रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना बनी थी। 1236 से 39 तक इनका राज चला था। इल्तुतमिश था 1210 से लेके 1236 तक। ये मेजर राजा और सुल्ताना, जो पहली सुल्ताना, अभी रजिया सुल्ताना के बारे में बात कर रहे हैं हम, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला सुल्तान, प्रथम भी और अंतिम भी। और इस तरह से रजिया सुल्ताना का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। डिटेल में हमने टॉपिक अपने वीडियो लेक्चर में पहले स्टडी किया है। रजिया सुल्ताना के बाद वापस शासन के अंदर उथल पुथल मची, चालीसा वापस सक्रिय हो गया था। अब चालीसा जो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया एक इंपॉर्टेंट ग्रुप था दिल्ली सल्तनत को सेफ हैंड्स में रखने के लिए या दिल्ली सल्तनत को प्रभावी रूप से चलाने के लिए, अब यही 40 लोगों का ग्रुप दिल्ली सल्तनत के लिए नासूर बन गया था। दिल्ली सल्तनत को परेशान कर रहा था। रजिया सुल्ताना के बाद इनके भाई बहराम शाह और उसके बाद एक और नसीरुद्दीन शाह को वापस राजा बनाया गया। और इन सब के चक्कर में एक पीछे का जो एक खिलाड़ी जो इन सब किरदारों को घुमा रहा था वो था बलबन। बलबन असली पावर बन चुका था, दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया था बलबन। बलबन के बारे में हमने पढ़ा था डिटेल में, वापस रिवाइज कर दे रहे हैं। बलबन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे बलबन के साथ, एक तो था बरीद, एक विभाग बलबन द्वारा बनाया गया था, गुप्तचर विभाग बलबन द्वारा स्थापित। इसके अलावा बलबन की कुछ नीतियां थी जो बड़ी फेमस हुई। एक तो थी रक्त और लौह नीति, जिसमें खूब खून बहाया गया। तलवार के दम पर अपने जो विरोधी थे उनको लेसन सिखाए गए, उनको सही राह पे लाया गया। इसके अलावा बलबन का राजत्व का सिद्धांत हमने डिटेल में देखा। राजत्व का सिद्धांत आपको याद होगा, कुछ 2 उर्दू वर्ड बताए थे आपको। पहला था नियाबत ए खुदाई और दूसरा जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही शब्द ईश्वर की छाया, नियाबत ए खुदाई का मतलब कि ईश्वर की कृपा। बलबन ने अपनी जनता को ये चीज एक तरह से रटवा दी थी कि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर है, और बलबन का विरोध यानी ईश्वर का डायरेक्ट विरोध। तो बलबन ने इस तरह से अपना एक लंबा शासनकाल चलाया। 1265 में बलबन आया था शासक बन के, और 1265 से लेके 1287 तक एक लंबा शासनकाल चलाया। बलबन के शासनकाल के दौरान इसके अलावा सिजदा और पाइबोस जैसी प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी, जिसमें दरबार के अंदर आमिरों का प्रभाव एकदम कम कर दिया गया था। आमिरों को और कॉमन जनता जो थी वो एकदम सुल्तान के सामने नतमस्तक हो जाते, इस तरह का ये सिस्टम था। सिजदा और पाइबोस के बाद अब ये यहां तक बलबन के बारे में खास बात यही थी कि बलबन ने पूरा सत्ता का केंद्रीकरण अपनी तरफ कर चुका था बलबन। और सत्ता का केंद्रीकरण इस हद तक हो गया था कि ना पावर में इसके अलावा अब चालीसा के जो ग्रुप, पहले एक ग्रुप हुआ करता था, उसको बलबन ने डिसमेंटल कर दिया था। चालीसा खत्म था तो अमीरों की कोई अब खास पावर्स रह नहीं गई थी, पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो रही थी। लेकिन ऐसे सिस्टम के अंदर जिसमें राजा किसी और पे भरोसा नहीं करता, उसका राजा के बाद गिरना लगभग तय होता है। और यही हुआ। बलबन जब बुढ़ापे में पहुंचा और इसके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई महमूद की, तो बलबन के पास कुछ और ऑप्शंस बचे नहीं थे। बलबन के बारे में ऐसा बोला जाता है मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था, राजकाज के कामों में उसकी रुचि नहीं रही थी, और बलबन का पतन इस तरह धीरे धीरे हो गया। बलबन के बाद वापस एक पतन का काल शुरू हुआ। ये आमिर जो अभी तक तितर बितर कर दिए थे बलबन ने, वापस अपनी स्ट्रेंथ वापस लेने लगे। कैकुबाद को राजा बनाया गया, फिर क्यूमर्स को राजा बनाया गया। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक माना गया। ये पूरा गुलाम वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कौन कौन मेजर राजा आए? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्ताना, उसके बाद बलबन। ये 4 प्रमुखता से आपको याद रखने हैं। उनके बीच में जो स्टोरीज है वो आप एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन इन 4 राजाओं के नाम और इनसे संबंधित सारे फैक्ट्स आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। इसके बाद बलबन के जाने के बाद अगली बारी थी खलजी वंश की। खलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये खिलजी लड़ने में बड़े अच्छे थे, स्पेशली मंगोलों से, इसलिए दिल्ली की सीमा पर बलबन के राज में ये वहां पर लड़ा करते थे। जब बलबन के जाने के बाद एक वैक्यूम वापस उत्पन्न हुआ, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली आए, अपने समर्थकों को भी लाए। कैकुबाद के टाइम पे इंपॉर्टेंट पद आपको याद होगा, आरिज ए मुमालिक, दिल्ली सल्तनत का मुख्य सलाहकार, वो पद उनको मिल गया था, जिसका फायदा उठाते हुए
खिलजियों ने अपने सारे समर्थक उस दरबार में भर लिए और रिजल्ट ये हुआ कि खलजी और एक तुर्की ग्रुप, दो ग्रुप्स बन चुके थे। खलजी भी मूलतः तुर्की तो थे, लेकिन चूंकि ये अफगानिस्तान वाले एरिया में मंगोलों के साथ निपट रहे थे, इस वजह से इस एरिया का रहन सहन कॉपी करते हुए थोड़ा अफगानी रहन सहन हो गया था। और जो दिल्ली के नेटिव तुर्की थे, जो यहाँ के पैतृक तुर्की एक तरह से माने जा रहे थे अब, तो इन तुर्कियों से इनकी बनती नहीं थी। दरबार के अंदर दो गुट, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी, माफ कीजिएगा जलालुद्दीन खिलजी, चूंकि इधर आरिस ए मुमालिकात के पद पे था, तो उसने अपना फायदा उठाते हुए अपना और खलजियों का वर्चस्व बढ़ाया। अल्टीमेटली हुई खलजी क्रांति। खलजी क्रांति के द्वारा कैकुमर्स को पद से हटाया गया। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बना। हाइलाइट्स क्या थी जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल की? उदार राज था इनका, बोला जाता है ऐसे। याद होगा आपको कि इन्होंने अपने आमिरों को माफ कर दिया था। बलबन के विपरीत थी इनकी नीति एकदम। हिंदुओं के प्रति थोड़ी सहिष्णुता दिखाई थी जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे और क्या चीजें हुई थी? एक सीधी मौला का षड्यंत्र हुआ था, आपको याद होगा। सीधी मौला षड्यंत्र में अपनी नेचर के विपरीत नॉर्मली उदारता दिखाते थे, लेकिन सीधी मौला नाम का जो ये खानका का एक तरह से खानका चलाता था ये व्यक्ति, और सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए इनको सजा दी गई थी, हाथी द्वारा कुचला दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी का इसके बाद और क्या कंट्रीब्यूशन था? अलाउद्दीन खिलजी 1292 तक इन्होंने लगभग सैन्य अभियान किए थे, जिसमें रणथंभौर का मेजर एक अभियान शामिल था। वहां पे इनकी हार हुई थी। जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर का दुर्ग जीत नहीं पाए थे। वो रिवाइज हो रहा है आपको, हमने डिटेल में बात की थी पिछली क्लास में। उसके बाद 1292 के बाद कोई युद्ध खुद नहीं लड़े, लेकिन सत्ता चली थी इनकी 1292 से लेके 96 तक। तो 96 तक इनके लिए लड़ाइयां जो लड़ी थी वो लड़ी थी इनके पहले तो भतीजे और उसके बाद इनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का वर्चस्व बढ़ रहा था, दामाद बन ही चुके थे। बाद में इनको इंपॉर्टेंट पद भी दिए गए, कड़ा और अवध की सूबेदारी दी गई। अल्टीमेटली इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था। जलालुद्दीन खिलजी का टॉपिक खत्म। अलाउद्दीन खिलजी हमारा टॉपिक जो हम कल से कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के बारे में आज हम और आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सल्तनत के शासक बने। इससे पहले कल की क्लास में चूंकि काफी हैवी हो गई थी, तो उसको अलाउद्दीन खिलजी को वापस आपको डिटेल में अभी पूरा का पूरा समअप कर दिया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी आरंभिक जीवन आपको याद होगा, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने पाल पोस के इनको बड़ा किया। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की निगाहों में रहे, एक पद मिला था इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा, आमिर ए तुजुक, जिसका मतलब था अरेंजमेंट मिनिस्टर एक तरह का, कि सारे जो शाही आयोजन किए जाते थे उनके अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी अलाउद्दीन खिलजी, यंग अलाउद्दीन खिलजी के कंधों पे थी। बाद में कई और अभियान किए गए थे। भिलासा का एक स्पेशल सफल अभियान किया गया था, मध्य प्रदेश में भिलासा है, तो उससे भी खुश होकर इनको कड़ा और अवध की सूबेदारी मिल गई थी। दो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे ये, दिल्ली सल्तनत के अधीन आते थे। कड़ा और अवध की सूबेदारी अलाउद्दीन खिलजी को मिल चुकी थी। यहां से आगे बढ़ते हुए अब अलाउद्दीन खिलजी के मन में महत्वाकांक्षा जागी थी और इन्होंने आगे मन बनाया था सल्तनत की गद्दी छीनने का। अपने ही चाचा या ससुर जो भी कहा जाए, उनसे ये सुल्तान पद को छीनना चाहते थे। तो उसके लिए याद होगा आपको, देवगिरी के अभियान की हमने डिटेल में कल बात की थी। आज उतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस देवगिरी का अभियान था जिसमें अपनी साहस और चालाकी, कूटनीति दिखाते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के अभियान से अच्छा खासा पैसा लूटा था, प्लस एक सेना जुटाई थी और दक्षिण भारत की तरफ अपने मंसूबे जाहिर किए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अभी तक की दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जलालुद्दीन खिलजी तक दिल्ली सल्तनत कभी भी दक्षिण भारत की तरफ फेस नहीं कर रही थी, क्योंकि दक्षिण भारत की अपनी एक पॉलिटिक्स अलग थी, उनकी अपनी स्ट्रेंथ अलग थी। और प्लस यहां पर खतरा मेन था मंगोलों का। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को हमेशा डर लगता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, कोई वजह तो होगी कि इतिहास के अंदर सबसे, मध्यकालीन इतिहास में एक्चुअली बोला जाता है कि सबसे सफलतम शासकों में से एक था। क्रूर था पर सफल था। तो मध्यकालीन इतिहास के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का साहस देवगिरी में सबसे पहले देखने को मिला। देवगिरी इनके लिए एक तरह से जो एक इनके लिए पहचान बना अलाउद्दीन खिलजी के आगे के भविष्य के लिए। देवगिरी से जो सोना लूटा, उससे इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के आमिरों और उलेमा वर्ग को खूब पैसा बांटा, उनको रिश्वत दी और उनको अपनी तरफ किया। अलाउद्दीन खिलजी के ने इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के जितने भी उत्तराधिकारी बचे थे सबको मार दिया था। कल की क्लास में हमने बात की थी।
जलालुद्दीन खिलजी के सारे उत्तराधिकारी मारे गए। सत्ता के अंदर उनका कोई एक तरह से बोले कि कंपटीशन नहीं बचा था अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली आए, दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए और अपना एक नेचर अलग दिखाया कि जिन आमिरों और उलेमाओं ने जलालुद्दीन खिलजी से पैसे लिए थे रिश्वत के रूप में, सबसे पहले उन्हीं को कत्ल किया गया। अलाउद्दीन खिलजी इस तरह का आदमी था। वफादारी अगर वो जब दिल्ली सल्तनत के प्रति जो आमिर नहीं दिखा पाए, उनसे अलाउद्दीन खिलजी भी आगे कोई वफादारी की उम्मीद रख नहीं रहा था और उसने आते ही एक तरह से एक संदेश दे दिया अपने पूरे दरबार को, अपनी प्रजा को, अपने आमिरों को। और अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद विजयी अभियानों पर चल पड़ा था। इसके विजयी अभियान आपको याद होंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर कौन कौन से मेजर अभियान थे, कल हमने बात की थी। पहला अभियान था गुजरात का। क्या मिला था इसको? याद होगा आपको, एक मालिक काफुर नाम का एक किन्नर था, एक दास था, जो अलाउद्दीन खिलजी को इस अभियान के दौरान मिला था। रायकर्ण गुजरात के राजा हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के भीषण अटैक को देखते हुए भाग गए यहां से छोड़ के, जाके देवगिरी में शरण ली थी। इनकी वाइफ कमला देवी वहीं रह गई थी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफुर के साथ शाही हरम में भिजवा दिया। बाद में इनसे विवाह भी कर लिया। इसके बाद गुजरात के बाद इनका अगला अभियान था रणथंभौर। नाम गूंजा होगा वापस। जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, जलालुद्दीन खिलजी फजीहत करवा के आया था अपनी रणथंभौर के दुर्ग के सामने। अवैध दुर्ग था रणथंभौर का। अमीर वहां के शासक थे, इनकी रानी थी रंगदेवी। अलाउद्दीन खिलजी ने लंबा घेरा डाला इस दुर्ग का और अल्टीमेटली इस दुर्ग को जीता। अमीर ने केसरिया किया, रंगदे ने जौहर किया, साका हुआ, मारे गए सब लोग। रणथंभौर पे अधिकार हो गया दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद अगला चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का मेजर केंद्र। चित्तौड़गढ़ पर भी इसके बाद इन्होंने कब्जा किया। राव रतन सिंह, पद्मावत की स्टोरी आपको याद होगी, कल हमने डिटेल में बात की थी। राव रतन सिंह से ये चित्तौड़गढ़ जीता इन्होंने। पद्मिनी की पूरी स्टोरी हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फैक्ट्स सारे आपको याद होंगे। उसके बाद अगला इनका मालवा और उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट अभियान इनका था सिवाना और जालोर, जहां पे कानड़ देव राजा थे और इनको हरा के जालोर पे अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया। ये थी अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के मुख्य अभियानों की स्टोरी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी बोलता था, सिकंदर के बराबर या सिकंदर के समान अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। सिकंदर कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको अंग्रेजी में जानते हैं सब इस नाम से। और चूंकि वो दुनिया जीतने निकला था वो आदमी, और वही कि अब कुएं का मेंढक एक चीज होती है। अलाउद्दीन खिलजी चूंकि बस इसी एक भूभाग में रहा था, उसको लगता था यही दुनिया है। वो दक्षिण और सारा आगे भी निकलना चाहता था। उसके कई एडवाइजर्स थे जिन्होंने उसको थोड़ा सा संभलने की, थोड़ा रुकने की सलाह दी थी, पर अलाउद्दीन खिलजी उनमें नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की तरफ अपने सबसे भरोसेमंद एक मलिक काफुर, आपको नाम याद होगा, गुजरात के अंदर उसे मिला था। इसका एक इंपॉर्टेंट दास था, बाद में सेनापति बन चुका था मलिक काफुर। मलिक काफुर ने दक्षिण के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को लीड किया। ना सिर्फ लीड किया बल्कि सफलता भी दिलाई थी। दक्षिण के अभियान कौन से थे? साउथ इंडिया में याद होगा आपको, सबसे पहले इन्होंने फिर देवगिरी, क्योंकि देवगिरी के साथ पहले डील हो चुकी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना भी नहीं था तब देवगिरी एक बार जाके आ चुका था। लेकिन अब चूंकि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बने हुए काफी टाइम हो गया था, इनकी तरफ से देवगिरी की तरफ से जो वार्षिक कर लाया जाता था वो टाइम पे आ नहीं रहा था। थोड़ी आनाकानी दिखा रहे थे। देवगिरी को एक मैसेज दिया गया, देवगिरी हराया गया। उसके बाद अगली बारी थी वारंगल, और तेलंगाना के अंदर वारंगल जीता गया। फिर काकतियों द्वारा, काकतिया वंश का हौसला वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है, और इसके बाद पांड्या साम्राज्य की मदुरई। ये चार दक्षिण भारत के चारों गढ़ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना, जिसने दक्षिण भारत की तरफ कूच किया, जीता और विजय की पताका फहराई। इंपॉर्टेंट क्या था कि इसने अब यहां पर डायरेक्ट राज नहीं किया, संधियां की, एक पैसा सिक्योर किया कि डायरेक्ट ये लोग एनुअली टैक्स पे करेंगे। मलिक काफुर की एक अहम किरदार उसने निभाया इन चारों राज्यों को जीतने में। ये उसकी जीत की बात हो गई। लेकिन ये जीत जो उसको विजयी अभियान चलाए गए वो यूं ही तो मिले नहीं, कुछ सुधार किए गए थे। उन सुधारों के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार क्या थे? सबसे पहले
कुछ सैन्य सुधार इनके द्वारा किए गए थे। इक्ता का एक सिस्टम जो चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। याद आ रहा होगा आपको, इक्ता इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश ने एक चालीसा स्टार्ट किया था, चालीसा को बंद किया था बलबन ने, इक्ता को बंद किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि आमिर इतने पावरफुल हो जाते थे, इस जमीन का टुकड़ा मिला हुआ है, उस पर मेंटेन करने के लिए एक आर्मी इन आमिरों के पास होती थी, उसका दुरुपयोग किया जाता था सल्तनत की गद्दी को पलटाने में। खुद अलाउद्दीन खिलजी भी तो यही करके आया था, गद्दी पे यही सब तो करके बैठा था, तो उसने सबसे पहले इस इक्ता को खत्म किया। तो अब सैलरी कैसे दी जाए? बड़े बड़े जो अधिकारी थे आदमी के, उनको सैलरी इनको नगद दी जाती थी। नगद वेतन की एक व्यवस्था इन्होंने शुरू की, जो अभी तक के मध्यकालीन इतिहास में पहली बार हो रहा था कि प्रॉपर नगद वेतन फिक्स कर दिया था इनके लिए। नगद वेतन से फायदा यह था कि एक तरह से रिसोर्सेज अब इनके लिमिटेड हो गए। एक जमीन का टुकड़ा जिस पे कंट्रोल अगर कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी करता और उस पर एक सेना उसके पास अंडर में होती, तो वो कभी भी विद्रोह के लिए उसके पास एक तरह से पोटेंशियल, उसकी विद्रोह की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती थी। लेकिन अब चूंकि नगद वेतन मिलता था तो खुद का गुजारा लगभग होता था, इससे उससे ज्यादा नहीं। तो आमिरों की शक्तियों पे एक लगाम लगाएगी, आमिर और बड़े सैन्य अधिकारियों की। इसके अलावा एक हुलिया प्रथा स्टार्ट की गई थी, जिसमें सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बेसिकली हुलिया प्रथा का मेन मकसद यही था कि जो स्टैंडर्ड तय किए जाएं कि जो मेन इनके अपने अधिकारी होंगे सेना के और सेना के जवान होंगे, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएं। यही स्टैंडर्ड्स और उनके शारीरिक बनावट वगैरह सब नोट करके, ताकि युद्ध के दौरान जो सैनिक भाग खड़े हों उनकी भी पहचान की जा सके, उनको सजा दी जा सके और एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। इस तरह हुलिया प्रथा। और एक अंतिम एक इनकी एक दाग प्रथा। दाग प्रथा की क्या थी? कल भी थोड़ी सी बात हमने की थी। ठप्पा लगाया जाता था घोड़ों के ऊपर। सल्तनत की सबसे अच्छी क्वालिटी के घोड़े अब दाग लगे होते थे, एक तरह का एक ठप्पा, एक शाही ठप्पा लगाया जाता था ताकि उनकी पहचान की जा सके। सेम वही बात कि अच्छी क्वालिटी के सोल्जर्स थे इनके पास, अच्छी क्वालिटी के घोड़ों की भी पहचान की गई इस दाग प्रथा द्वारा। और यही घोड़े और सैनिक उस समय पे युद्ध के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो थी यही थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हीं में मास्टरी हासिल की और उसके बाद उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में अपनी एक विजय पताका फहराई। सैन्य सुधार के बाद अगली बात इनके द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों की। प्रशासनिक सुधार में कुछ आर्थिक सुधार भी इंक्लूडेड थे और कुछ इनके द्वारा खुद के दरबार के अंदर कुछ अपने आमिरों को कंट्रोल करने से संबंधित नई कुछ पोस्ट लाई गई थी, उनसे संबंधित आमिरों को कैसे कंट्रोल किया गया उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। प्रशासनिक सुधारों के अंदर अगर बात की जाए, सबसे पहले आर्थिक सुधार। क्या जरूरत थी आर्थिक सुधार की? बिल्कुल थी। क्यों? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे भी कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी सल्तनत की। अलाउद्दीन खिलजी का ये जो विजयी अभियान है, उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों के अंदर ये अपनी विजय पताका फहराना चाहते थे, फहराई भी। पैसा लगता है उसके, वॉर की एक कॉस्ट होती है, वही कॉस्ट वो कई बार आपको फाइनेंशियल टर्म्स में दिखती है, आर्थिक टर्म्स में दिखती है, कई बार मैन पावर के टर्म्स में दिखती है। क्योंकि सल्तनत को ये जो व्यक्ति शहीद हो रहे थे, सैनिक शहीद हो रहे थे, शायद इनकी इतनी टेंशन नहीं होगी जो हमें आजकल मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न स्टेट में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में होती है कि हमारे जो जितने जवान शहीद होते हैं उसकी भी एक वैल्यू होती है। लेकिन इनके लिए पैसे की बड़ी वैल्यू थी, पैसा बड़ा चाहिए था इस युद्धों के लिए। तो पैसा चाहिए तो कहां से आएगा? मार्केट से आएगा पैसा। ऐसा नहीं है कि जनता भूखी, जनता के ऊपर अत्याचार करके सीधा टैक्स बढ़ा दिया जाए, उससे नहीं आ सकता। मार्केट को थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा। मार्केट में पैसे का मूवमेंट होगा तो जनता खुद पैसा देगी, जनता की कमाई बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए इनके द्वारा कुछ आर्थिक सुधार किए गए, जिसके अंदर सबसे पहला था एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की। पूरी तरह से वर्तमान जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें, उचित मूल्य की दुकानें आपको देखने को मिलती होगी अपने गांव शहरों में, जहां से आपको फिक्स दरों पे गेहूं, चावल एक्सेट्रा मिलते हैं। उस तरह का एक सिस्टम, उसकी नींव भारत में अगर किसी आदमी ने रखी थी वो था अलाउद्दीन खिलजी। कैसे रखी थी, क्यों रखी थी, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे रखी गई थी उसका तो आंसर है कि रेट फिक्स कर दिए गए थे। जो मुख्य अनाज थे उनके रेट फिक्स कर दिए गए थे। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं कि राशन की दुकानों पे कुछ अनाज हमें मिलता है, पहले केरोसिन भी मिलता था, वो बैन कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, चूंकि रेगुलेट किया जा रहा है, बैन नहीं किया गया, रेगुलेट किया जा रहा है केरोसिन को।
तो इस वजह से अब उन पर केरोसिन नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अनाज की बात हम करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अनाज इसलिए दिया जा रहा था कि एक तो अलाउद्दीन खिलजी हमारी नगद वेतन की व्यवस्था द्वारा, चूंकि अधिकारियों के वेतन फिक्स कर चुका था, तो अब जरूरी था कि उनको एटलीस्ट मार्केट की महंगाई से ना जूझना पड़े, वरना एकदम सैनिक का मनोबल बिल्कुल टूट जाता कि एक तो नगद वेतन जो फिक्स है, दूसरा महंगाई बढ़ गई, तो अब उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती अगर ये व्यवस्था नहीं आती। इसके अलावा जनता भी दिल्ली सल्तनत में जब राजधानी के अंदर महंगाई ज्यादा बढ़ी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने रेट्स फिक्स कर दिए, भंडारण व्यवस्था चालू की, गवर्नमेंट के परमिट वाले गोदाम सेटअप किए गए। जो व्यापारी कुछ एक तरह से होर्डिंग, एक शब्द यूज करते हैं हम कि इलीगल भंडारण करते थे, रेट को एक तरह से मैनिपुलेट करने के लिए, रेट बढ़ाने या गिराने के लिए उनको दंड भी दिए गए। करप्शन कंट्रोल किया गया। कैसे किया गया? करप्शन कंट्रोल के लिए आपको याद होगा बलबन के रिवीजन में भी आपको एक पॉइंट बताया था, बरीद गुप्तचर व्यवस्था शुरू की गई थी बलबन द्वारा। इन्होंने उसी गुप्तचर व्यवस्था को पूरा फुल एकदम एक तरह से बोला जाए कि उसको फुल उसकी एफिशिएंसी पे काम कर रही थी अलाउद्दीन खिलजी के दौरान, उसको दुरुस्त किया पूरी तरह से। गुप्तचर बहुत ही ज्यादा सक्रिय और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। बाजार के अंदर आप ये चीज आज के टाइम में इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन तब ऐसा होता था कि बाजार के अंदर चप्पे चप्पे पे बड़े इनके गुप्तचर सेटअप थे। ये गुप्तचर थे जो कोई भी व्यापारी, चूंकि आज भी होता है ये चीज कि आपको जो मात्रा आप मार्केट से लेना चाहते हो कुछ एक फिक्स अमाउंट देके उससे कम दे दी जाती है। इस तरह का छोटा मोटा करप्शन चलता है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अगर किसी ग्राहक ने गेहूं ली, मान लो, तो गेहूं ली तो जितना वजन उसका कम था, जितना करप्शन हुआ, शाम को ये जो गुप्तचर है ये इन्फॉर्म करते थे सुल्तान को और उनके लिए सजा तय होती थी ऐसे व्यापारियों के लिए। जितना इन्होंने करप्शन किया, जितने अमाउंट का, जितने वजन का करप्शन किया गया, उनके शरीर के मांस का उतना ही टुकड़ा अलाउद्दीन खिलजी निकलवा लेता था। इस तरह का क्रूर आदमी था और इसी वजह से इस पूरे करप्शन को भी इन्होंने कंट्रोल किया। ऐसे जब काम एक शासक करता है तो वो ना सिर्फ जनता को एक संदेश देता है बल्कि अपने आमिरों को भी। कॉमन जनता, व्यापारी, आमिर सब अब डरते थे अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि इन्होंने ना सिर्फ अपने बाहर का सिस्टम, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, मंगोलों से अपना निपटे अच्छे से, उसके बाद इन्होंने अलग अलग अभियान चलाए, राजपूतों के विरुद्ध रणथंभौर जीता, चित्तौड़गढ़ जीता, हमने देखा दक्षिण भारत तक जीता। लेकिन साथ में एक और काम किया, अपने एक राज्य की आंतरिक व्यवस्था जो थी उसको दुरुस्त किया, उसको इन्हीं कुछ स्टेप्स के माध्यम से दुरुस्त किया। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके अलावा भंडारण व्यवस्था, करप्शन कंट्रोल, मूल्य नियंत्रण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा इन्होंने, ये इनका एक मेजर स्टेप था। क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, मध्यकालीन भारत में मूल्य नियंत्रण करने के लिए, मार्केट में या बाजार मूल्य नियंत्रण के लिए सबसे उम्दा स्टेप्स, कदम किसके द्वारा उठाए गए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अर्थव्यवस्था पर काम करने वाले दिल्ली सल्तनत के गिने चुने शासकों में से एक था। अब कुछ आमिरों के ऊपर भी कंट्रोल किए गए थे। कल की क्लास में आपको थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने। आमिरों की समस्या क्या थी कि आमिर करते थे आपस में षड्यंत्र, गुटबाजी, दावतों पे जाते, मिलते, षड्यंत्र रचते और सत्ता पे, सुल्तान की सत्ता को पलटते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी चीज से निपटने के लिए आमिरों की दावतों पे रोक लगाई। दावतों पे तो नहीं, पर एक तरह से उनकी शराब, मादक पदार्थों के सेवन पे रोक लगा दी, जिससे ऑटोमेटिकली दावतों का एक कल्चर कम हो गया। एक और मेजर स्टेप इनके द्वारा था कि अनुदान में दी गई जो भूमियां थी, अब ये एक डिस्कशन का पॉइंट है, आपको आज के भारत में, हमारे आज के आसपास के समाज में भी देखने को मिलता है। पान की दुकान पे जाओगे, वहां पे कई 3 से 4 लोग आपको मिलेंगे, वो आपको उन इंसानों की, उनकी कोई क्वालिफिकेशन के बारे में आप अंदाजा होगा आपको उनकी बात से, उनके बोलने के लहजे से, लेकिन वो बात कर रहे होंगे कि पुतिन यूक्रेन को हरा देगा कि नहीं, भारत के अंदर अगला प्रधानमंत्री कौन आएगा, कितने % वोट से आएगा, सारी उनको नॉलेज होती है। इसके अलावा यहां वहां की सारी बातें कर लेंगे। उसकी मेन वजह कुछ हमारे बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग बोलते थे, बेरोजगारी, करने को कुछ होता नहीं है, हम भागते हैं इधर उधर। हम भी करते हैं, जब पढ़ाई से बोर हो जाते हैं
किसी भी लाइब्रेरी के बाहर का आप देखोगे जाके, वहां पे क्या डिस्कशन चल रहा होता है, हमें अपने मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए यही तो टॉपिक होते हैं। यहाँ पे भी इन दावतों को समाप्त तो कर दिया, और साथ में कुछ एक वर्ग ऐसा बन गया था जिनको बैठे बिठाए कुछ इनकम आ रही थी। वो था ऐसा वर्ग जिसको अनुदान में भूमि मिली हुई थी। इसमें कुछ आमिर भी थे, कुछ उलेमा भी थे। क्योंकि अनुदान में भूमि मिली हुई थी, इसलिए इनकम का एक स्रोत था उनके लिए, आय का स्रोत फिक्स था, कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी। और वेले बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, करते क्या थे, षड्यंत्र रचते थे। तो इस तरह की चीजें खत्म करने के लिए इन्होंने अनुदान में दी गई भूमियां जब्त की। अनुदान की दी गई भूमियां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब्त करवाई गई। इसके अलावा एक पोस्ट बनाई गई जिसका नाम था दीवान ए मुस्तकराज। दीवान ए मुस्तकराज, ये आदमी कौन था? दीवान ए मुस्तकराज रेवेन्यू कलेक्टर। रेवेन्यू जो राजस्व ग्रहण किया जाएगा सुल्तान के लिए, उसके लिए एक स्पेशल एक पोस्ट क्रिएट कर दी थी। आपको याद होगा, कुछ एक पोस्ट मैं पहले भी बता चुका हूं। आरिस ए मुमालिक किस चीज के लिए थी ये पोस्ट? याद आएगा आपको, दिल्ली सल्तनत का मुख्य सलाहकार। ये पोस्ट से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, इस वजह से इनको मैं वापस हाईलाइट कर रहा हूं। दीवान ए मुस्तकराज कौन था? रेवेन्यू कलेक्टर। इसके अलावा आमिरों को आपसी विवाह संबंध स्थापित करने के लिए सुल्तान की परमिशन की आवश्यकता थी, तो विवाह संबंधों को रेगुलेट किया गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाए गए कुछ स्थापत्य कला के अंदर और संस्कृति के से संबंधित कुछ सुधारों की या उसके कुछ योगदान। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो एक मुख्य कवि था, उनका नाम था अमीर खुसरो। आपने ये नाम सुना हो, अमीर खुसरो का नाम। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमीर खुसरो ने सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में काम नहीं किया था, इसके आगे आने वाले और इसके पीछे कई और सुल्तान रह चुके थे दिल्ली सल्तनत के, जिनके शासनकाल के दौरान अमीर खुसरो की लिखी हुई किताबें आती है। लेकिन एक बात है कि अमीर खुसरो द्वारा जिस सबसे इंपॉर्टेंट शासक के दरबार में कार्य किया गया वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो आमिर खुसरो की कुछ किताबें लिखी गई थी इनके दरबार में, इनके संरक्षण में, तो उनके नाम आपको इंपॉर्टेंट है याद होना। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक है तुगलक नामा। ये किताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिखी गई थी। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, तुगलक खिलजियों के बाद आए थे, उनके बारे में किताब लिखी, मतलब उनके शासनकाल में भी कुछ काम किया हो। एक किताब इनके द्वारा लिखी गई थी शिरीन ए खुसरो। इसके अलावा हस्त बिहिस्त एक किताब थी। इनके फारसी टाइटल्स थे, जिस वजह से नाम आपको थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, पर चूंकि एग्जाम के हिसाब से आमिर खुसरो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे इन किताबों के। इसके अलावा आईने सिकंदरी नाम की एक किताब लिखी गई थी, और एक और किताब थी जिसका नाम आपको याद रह जाएगा, उम्मीद है, लैला मजनू। ये किताब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मुख्य कवि रह चुके अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कुछ स्थापत्य कला के अंदर कुछ काम हुए, जिसमें अलाई दरवाजा एक बनाया गया। इसको कुतुब मीनार की एंट्रेंस बोला जाता है, कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, अलाई दरवाजा। इसके अतिरिक्त एक और चीज जो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल से संबंधित है वो है सिरी फोर्ट। सिरी फोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान बनाया गया। ये हो गई मोटा मोटी हमारी अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक की मुख्य बात। अब अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियान हमने देखे, आरंभिक जीवन देखा, उसके बाद उसके द्वारा प्रशासन संबंधित, सेना संबंधित, मार्केट संबंधी कुछ सुधार किए गए, वो हमने देखे। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का अंत कैसे हुआ, उसके राज का जो एक सफल राज एक तरह से चल रहा था, उसका अंत कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने बताया आपको कि ये आदमी भरोसा किसी पे नहीं करता था, ये भी बलबन की तरह सेंट्रलाइज कर रहा था सारी पावर्स। अमीरों को आपने नहीं देखा इसके किसी के पास पावर होते हुए, एक्सेप्ट एक आदमी जिसका आपने नाम सुना, मलिक काफूर। मलिक काफूर को साउथ इंडिया की जिम्मेदारियां दी गई थी। उसने सफलता से अलाउद्दीन खिलजी के लिए अच्छा खासा पैसा वहां से सिक्योर किया। पद तो बढ़ गया था, थोड़ी इसकी पावर भी बढ़ गई थी।
मलिक काफूर के समय पे अब जो आपको याद होगा कि आमिरों का एक प्रभाव बढ़ने लगता था, क्योंकि आमिर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं रह रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसे जैसे ढलती उम्र में आया, बूढ़ा होने लगा, अपनी पूरे जीवन उसने किसी पे भरोसा नहीं किया और लास्ट में बहुत ही एक तरह से बोलते हैं कि सनकी हो जाते हैं ना, कई बार हम लोग बोलते हैं बुढ़ापे में कई लोग सनकी हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का भी वही केस था, किसी पे भरोसा नहीं करता था, किसी को अपने खुद के बच्चों और वाइफ से भी वो दूरियां बना के रखता था, किसी पे भरोसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक आदमी पे था, वो था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी की गिरते हुए स्वास्थ्य का फायदा उठाया मलिक काफूर ने, षड्यंत्र रचे, कुछ गद्दी के जो भी उत्तराधिकारी थे एलिमिनेट करवाया और उसके बाद मलिक काफूर इस पूरी सल्तनत का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो गया था अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम समय में। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की सत्ता पे काबिज कब हुए थे? 1296 में। 1290 से 96 तक जलालुद्दीन खिलजी, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आया। 1296 से लेकर 1316 तक इसने राज किया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती, क्योंकि मलिक काफूर षड्यंत्र द्वारा इनके पूरे परिवार को खत्म करवा देता है। इस वेदना में और मलिक काफूर पे किए गए अपने भरोसे के मलाल में अलाउद्दीन खिलजी की जान चली जाती। अब मलिक काफूर चूंकि पावरफुल था, अपनी मर्जी का एक सुल्तान बिठाया, धीरे धीरे बाकी के आमिरों को जलन होने लगी। अगला शासक बन गया मुबारक खिलजी। खिलजियों के ही वंश का था मुबारक खिलजी। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा, कुछ टेंजिबल, कुछ बड़ा काम नहीं कर पाया। मुबारक खिलजी के बाद अगला नसीरुद्दीन खुसरो खां, ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ। इसके शासनकाल के दौरान मार दिया गया था जान से, मलिक काफूर की हत्या करवा दी गई थी, क्योंकि अब आमिरों की पॉलिटिक्स चल रही थी। मलिक काफूर को इतने ऊंचे पद पे बाकी के आमिर देख नहीं सकते थे और यूं ही सुल्तान बदल रहे थे, मलिक काफूर जैसे लोग मारे जा रहे थे। सल्तनत वापस एक तरह से अनस्टेबल हो चुकी थी, वापस एक जमीन तैयार हो गई थी एक नए वंश के लिए। आपको आइडिया होगा अगला वंश जो आने वाला है वो है तुगलक वंश। कल हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज खुसरो खान के बारे में। एक पॉलिटिकल एक स्लोगन आपको देखने को मिलता होगा, एक हिंदू खतरे में है। सेम ऐसा ही अब एक चीज होती है कि इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक बड़ा ही फेमस सा कोट है। खुसरो खां के दौरान, ये इसके शासनकाल के दौरान कुछ नारे दिए गए थे। तो वो नारा था इस्लाम खतरे में है। शासन जनता को गुमराह करने के लिए बहुत बार ऐसे इस तरह के नारे देता है। हमने पीछे बलबन के टॉपिक में आपको बताया था, धर्म राजनीति साथ साथ चलते हैं और धर्म जो इन्फ्लुएंस करता है जनता को, बलबन ने इसी धर्म का सहारा लेते हुए, खुद को ईश्वर की छाया बताते हुए, इस पूरे अपने खोए हुए पद की प्रतिष्ठा वापस प्राप्त कर ली थी। अब खुसरो के टाइम पे, चूंकि खुसरो कुछ कर नहीं पाया अलग से, लेकिन इसने कोशिश की थी इस्लाम को खतरे में बता के, इस्लाम खतरे में है और सबको यूनाइट करना चाहते थे। लेकिन चूंकि आजकल ये हमने देखा कि थोड़े टाइम पहले कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह के नारे दिए गए थे कि कोई और धर्म खतरे में है। धर्म कोई खतरे में नहीं है, समझ खतरे में होती है, बुद्धि जब खतरे में होती है, कि पॉलिटिक्स हमें जब एक तरह से अपने मार्ग से हटा के पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, अपने काम के लिए यूज करने लगे, तो इस तरह के नारे दिए जाते हैं। ये नारा नसीरुद्दीन खुसरो खां द्वारा दिया गया। इसके बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के हमारे पूरे टॉपिक को रिवाइज कर देंगे हम। अभी आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े, अलाउद्दीन खिलजी तक हम लोग पहले रिवाइज कर ही चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या कुछ खास बातें हुई आपको याद होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सबसे पहले तो क्या उनका आरंभिक जीवन था, एक आमिर तुजुक का पद मिला था, बाद में उनको नायब, माफ कीजिएगा, आरिस ए मुमालिकात के पद पे भी रह चुके थे, सलाहकार के मुख्य पद पे। उसके बाद कड़ा और अवध की सूबेदारी मिली थी। कड़ा और अवध की सूबेदारी के बाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनना चाहता था, देवगिरी का अभियान किया था। देवगिरी के अभियान से उसके बाद वहां पे जो इनको अच्छा खासा धन मिला, उस पैसे को आगे लेते हुए इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को मारा, उसको चैलेंज किया, उसके अथॉरिटी को चैलेंज किया और उसके बाद उसको मारा। मारने के बाद दिल्ली आ पहुंचे। दिल्ली में आने के बाद
एक सत्ता पे एक कब्जा जमाया, अपने सारे विरोधियों को सफाया किया, फिर अपने विजयी अभियानों पे निकले। अलाउद्दीन खिलजी के विजयी अभियान उत्तर भारत के अंदर याद होगा आपको, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा मालवा और लास्ट में था सिवाना और जालोर का अभियान। इन सारे अभियानों में जीत मिली। उसके बाद इधर दक्षिण भारत की तरफ जब मूव किया तो वारंगल के अंदर तेलंगाना में जो है वहां पर एक जीत कायम की, देवगिरी को जीता। उसके अलावा पांड्यों से मदुरई जीता और एक और जो हौसला में काकतियों का राज चल रहा था वहां पे उन्होंने जीत दर्ज की। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को जीता, संपूर्ण भारत पे लगभग राज कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, गुजरात से मिला था बंदरगाह से गुजरात अभियान के दौरान, और उसने दक्षिण भारत के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी की खूब हेल्प की। आगे उसके बाद उसके द्वारा जो सुधार किए गए उनकी हमने बात की। इक्ता खत्म, नगद वेतन चालू। इसके अलावा एक और मेजर सुधार सेना के अंदर किया गया, हुलिया प्रथा। हुलिया प्रथा के अलावा याद आ गया होगा आपको, नाम से स्पष्ट है और हम पीछे डिटेल में बात कर भी चुके हैं। हुलिया के अलावा एक और जो उनके द्वारा स्टेप लिया गया था वो था अपने जो ये सैनिक थे इनके लिए, इनके जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मूल्य नियंत्रित करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाई गई, बाजार मूल्य नियंत्रित किए गए, एक दाग प्रथा भी आई थी घोड़ों की क्वालिटी निश्चित करने के लिए। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो हमने कुछ प्रशासनिक सुधार देखे। दीवाने मुस्तखराज का एक पद क्रिएट किया गया जो रेवेन्यू कलेक्टर का पद था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया। इसके बाद कुछ और इनके द्वारा अल्टीमेटली कुछ एक्शंस लिए गए, अपने सारे दुश्मनों को खत्म किया गया, एक सॉलिड व्यवस्था सल्तनत को दी गई। परिणाम यह था कि दिल्ली सल्तनत पर 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने राज किया। 1316 में इनकी मृत्यु होती है। मालिक काफूर जो इनका प्रिय भरोसेमंद दास था, उनके इनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया चीटिंग के द्वारा, एक तरह से षड्यंत्र के द्वारा, और अल्टीमेटली अलाउद्दीन खिलजी की भी जान चली जाती है। बहुत ही क्रूर, बहुत ही तरह से बोला जाए कि चालाक, कूटनीति के अंदर इसका कोई बराबरी कोई कर ही नहीं सकता था। ऐसा ये व्यक्ति मारा गया। हम इतिहास को बेहतर समझने के लिए पॉप कल्चर रेफरेंस ले सकते हैं। पॉप कल्चर से मेरा मतलब है कि आप मूवीज वगैरह देखना, जो कोई नहीं देखता है उसको देखनी चाहिए अपनी फ्री टाइम में। ये मूवीज के अंदर हालांकि थोड़ा सा हमें गुमराह कर सकती है, लेकिन एक तरह से एक मोटा मोटा एक थोड़े से हिंट भी देती है। उसके अंदर कोई कमी है तो वो भी हमें अपनी पढ़ाई के साथ की हुई किताबों से हमें पता चलता है कि ये कमी है, हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज ही होंगे, प्लस अपना एक एंटरटेनमेंट होता है, वो अलग बात है। पद्मावत एक वो मूवी थी जो इसके ऊपर बात की गई है, इस पूरे टॉपिक के ऊपर। उसकी अपनी कंट्रोवर्सीज है, सब कुछ है, लेकिन एक मूवी की तरह उसको देखा जाए तो एक फायदा कर सकता है, तो फायदा ले। उसके बाद आए मुबारक खिलजी, अगले नसीरुद्दीन खुसरो खां। एक नारा दिया गया इस्लाम खतरे में है, और उसके बाद शासन में कुछ ज्यादा सुधार कर नहीं पाए थे। 1320 के अंदर तुगलक वंश की स्थापना हुई गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। कौन था ये गियासुद्दीन तुगलक? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद होगा आपको कि ये खिलजी जो थे मंगोलों से अच्छा लड़ते थे, इस वजह से बलबन ने खिलजियों पर भरोसा करके अंदर बुलाया था। तुगलकों की भी यही खास बात थी कि ये मंगोलों से लड़ते अच्छा थे, सीमा पे बसे हुए थे। और गियासुद्दीन तुगलक वापस उसी तरह से सल्तनत में आया। बाद में जब ये इंस्टेबिलिटी एक उत्पन्न हुई 1316 से लेकर 1320 के बीच में, उसका फायदा उठाते हुए दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुआ। कल की क्लास में हम तुगलक वंश के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा फीडबैक में प्लीज बताएं, कमेंट करें। अपने लाइक डिसलाइक दिल खोल के करिए। जो भी चीज पसंद नहीं आई हो उसको भी हमें बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है स्टडी इन मोबाइल। ऐप स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे एक ऐप है स्टडी इन मोबाइल, वो आप इंस्टॉल करिए। इस लेक्चर से संबंधित सारे पीडीएफ्स, क्विज, क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।